लेडी बार्बर। मधुरा नगर नाम के गांव में एक ही एक सैलून था, इसीलिए सब लोग उस सैलून में प्रतीक्षा करते रहते थे अपनी बारी के लिए। उस सैलून का मालिक रंजीत 1 मिनट में एक आदमी का बाल काट देता था। उसके कटिंग से लड़के सब दुखी थे। एक दिन मानसी नाम की एक औरत मंगीलाल के मलगी के पास आई। मंगीलाल जी, मैंने सुना है कि आप आपकी मलगी किराए पर दे रहे हैं। आपकी ये दुकान गांव के बीचों बीच है। अगर आप इसका किराया और कितना एडवांस देना है बताएंगे तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे किराए पर ले लूँ। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। मेरे इस मलगी का खूब डिमांड है। किराया महीने के 10,000 रुपए है और एडवांस में तुम्हें 1 लाख रुपए देना होगा। वैसे तुम उसमें क्या धंधा करने वाली हो? मुझे जानकारी मिली है कि इस गांव में केवल एक हेयर कटिंग सैलून है। मैं शहर में एक सैलून में काम करती थी। हाल ही में मेरे पति का देहांत हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं। जो पैसे मैं कमाती हूँ उनमें उनकी देखभाल तो होती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए कोई पैसे जमा नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक अपना सैलून खोलूंगी। लेकिन मेरे पास जो पैसे बचे हैं उनमें शहर में धंधा करना मुश्किल है। वहाँ पर किराया भी बहुत ज्यादा है और एडवांस भी बहुत देना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पर कम खर्चे में धंधा जमा कर बच्चों के लिए कुछ पैसे जमा करने का इरादा है सर। क्या इस गांव में सैलून लगाओगी? तब मैं तुम्हें अपनी मलगी नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आएगा। तब तुम मुझे किराया भी नहीं दे पाओगी। ये क्या सर, आपको शक है ना? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैंने जेंट्स हेयर स्टाइलिंग में डिप्लोमा किया है सर। मैंने कई इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा हेयर स्टाइल नहीं जो मैं नहीं जानती। मेरा विश्वास कीजिए सर। देखो बहन, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक औरत हो या तुम निपुण नहीं हो, लेकिन तुम उस रंजीत के बारे में नहीं जानती। चाहे वो जितना बेकार कटिंग करे, सब गांव वाले उसी से कटिंग कराते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कटिंग के और शेविंग के अलग अलग पैसे नहीं लेता है। वो अपने ग्राहकों से साल भर के कटिंग की बात करता है, उसे किस्तों में देने के लिए कहता है। यूं जो भी ग्राहक मान जाए उससे हर रोज वो 5 रुपए लेता है। वो ये भी कहता है कि आप चाहे जितनी मर्जी बार हो सैलून आ सकते हैं। लोग समझते हैं अरे एक दिन का 5 रुपए ही तो है। अब 365 दिन के एक दिन के 5 रुपए के हिसाब से कितना बना? 1825 रुपए बने ना। अब तुम ही बताओ, साल भर में कितने बार बाल कटाता है कोई? ज्यादा से ज्यादा 10 बार, बस। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च होते होंगे, बस। इस तरह वो जो पैसे कमाता है वो ठेले वालों को कर्ज देता है। यूं लोगों को वो आराम से लूट लेता है। उसका घर कई मंजिलों का है। ये सब गांव वाले उसी के ग्राहक हैं। तुमसे पहले भी बहुत लोग आए थे, लेकिन उसके बिजनेस ट्रिक के सामने टिक नहीं सके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मलगी किराए पर नहीं दूंगा। अरे बाप रे, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा कि वो बेकार कटिंग करता है ना? तो ये गांव के नौजवान चुप कैसे हैं? वो बेचारे क्या करेंगे? उनके माँ बाप जबरदस्ती उन्हें वहाँ भेजते हैं। वो तो समझो यूं एडजस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं अलग अलग ढंग के हेयर स्टाइल्स जानती हूँ सर। मैं इन हेयर स्टाइल से नौजवान को आकर्षित करूंगी। कोई भी क्रांति नौजवानों से ही शुरू होती है। तब उस रंजीत की बेईमानी सबको पता चलेगा। मुझे बस 2 महीने का मौका दीजिए। अगर मैं विफल हुई तो आपको मेरा एडवांस लौटाने की भी जरूरत नहीं है। मंगीलाल मान गया। कुछ ही दिनों में मानसी ने वहाँ सैलून खोला। कॉलेज के पास जाकर उसने प्रचार किया, हेयर स्टाइल 1 महीने के लिए एकदम मुफ्त। अगले दिन से नौजवान उसके सैलून के बाहर लाइन लगाने लगे। मानसी ने एक युवक का हेलीकॉप्टर स्टाइल का कटिंग किया। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे युवक का कार शेप में कटिंग की। यूं मानसी ने सब युवकों का उस महीने में अलग अलग किस्म के व्हीकल्स, अलग अलग जानवरों के स्टाइल में कटिंग करने लगी। सब लड़के बहुत खुश हुए, लेकिन रंजीत ने इसकी परवाह बिल्कुल नहीं की। अगले महीने भी सब लड़के उसी के पास जाने लगे। मंगीलाल बहुत खुश हुआ। उसने जानवरों और वाहनों के स्टाइल के कटिंग को निकालकर उन लड़कों के सूरत के मुताबिक उनका कटिंग करने लगी। वे खुशी खुशी उसे पैसे देने लगे। एक ही महीने में मानसी ने 1 लाख रुपए कमा लिए। एक दिन रंजीत उसके सैलून में आया। क्यों रे, मैं चुप हूँ इसलिए तुम ज्यादा उछल रही हो?
जानती हो मैं कौन हूँ? चुपचाप अपना ये दुकान बंद करो, नहीं तो दुकान को आग लगा दूंगा। वहीं पर बैठा एक लड़का, ए खबरदार, हमारी मानसी दीदी के साथ पंगे लिया तो तुम्हारा अंत कर दूंगा। इतने दिन जो तुम बेकार की कटिंग करते थे, उसकी वजह से हम अपने कॉलेज के लड़कियों के साथ आंख भी नहीं मिला पाते थे। अब इस दीदी के कटिंग के कारण हमें भी एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भी स्मार्ट हैं। अब ये तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो ना कि अगर हम युवकों ने ठान लिया तो क्या होगा। रंजीत डर के मारे वहाँ से चला गया। मंगीलाल ने गांव वालों को रंजीत की ठगी के बारे में सब बताया। सब ने मिलकर रंजीत को खूब मारा। वो गांव छोड़कर भाग गया। मानसी अपने सैलून में अपने ग्राहकों को बड़े प्यार से हेयर स्टाइलिंग करा के भेजती थी। उसने जल्द ही उस गांव में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया और अपने तीनों बच्चों के साथ वो आराम से रहने लगी। गरीब वर्सेस अमीर का खेल। एक गांव में विठल प्रसाद नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी शशिकला। उनका इकलौता बेटा था निरुपम। विठल प्रसाद के बहुत सारे धंधे थे, फैक्ट्रियां थीं। एक दिन सवेरे शशिकला अपने हाथों में न्यूज़पेपर लेकर, क्यों जी, क्या ये सच है कि पूरे राज्य में सबसे अमीर लोगों में से आपका नाम सबसे पहला है? अब ये खबर मुझे भी सबकी तरह अखबार पढ़कर ही पता लगाना होगा। ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो जानती हो ना शशि कि मैं इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरे परिवार की खुशी, मेरे पास काम करने वालों की खुशी, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सब भगवान की दया है। आज पहला स्थान मेरा है, कल किसी और का हो सकता है, इसीलिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ ठीक है, पर याद है ना कि इस हफ्ते अपने बेटे का जन्मदिन है। मेरे बेटे का जन्मदिन हो और मैं भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? मैं बहुत बड़ा पार्टी देने वाला हूँ, तुम्हें जितना शॉपिंग करना है कर लो, कहकर वहाँ से चला गया। निरुपम का जन्मदिन का पार्टी चल रहा था। जो लोग पार्टी में आए हुए थे वो निरुपम को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे बड़े बड़े खिलौने गिफ्ट में दे रहे थे। कई लोगों ने टॉय कार और टॉय बाइक्स गिफ्ट में दिए। पार्टी खत्म होने के बाद निरुपम ने उन खिलौनों को एक के ऊपर एक रख दिया। निरुपम अपने माँ से, मम्मी, आप लोगों ने जो खिलौना खरीद के दिया है उससे मेरा कमरा भर गया है। अब इन खिलौनों का मैं क्या करूं? कहकर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। शशि भी खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। वहाँ बहुत सारे बस्ती के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। विकेट के नाम पर 3 सूखी लकड़ियां थीं। गत्तों को अपने पैर में पैड की तरह बांध लिया। बैटिंग करने वाले लड़के के हाथ में एक बहुत पुराना बैट था। वे सब बड़े उमंग के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। निरुपम शशि से, देखा मम्मी, वो लोग कितने उमंग के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके साथ खेलूं। हमारे स्कूल में दोस्त एक दूसरे के साथ खुल के बात भी नहीं करते माँ। सब पैसे वाले हैं ना, बात करो तो चेहरा ऐसा बनाते हैं जैसे हमने उनका संपत्ति मांग लिया हो। शशि कोई जवाब नहीं दे पाई। ठीक है बेटा, वैसा ही करो। अगले दिन निरुपम एक नया बैट लेकर बस्ती वाले बच्चों के पास गया। उनके पास जाकर, मुझे अपने साथ खेलने दोगे? तब उनमें से एक बच्चा, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है, बेट मैच है। हार गए तो बहुत नुकसान होगा। मैं भी बेट लगाता हूँ, मुझे खेलने दो ना प्लीज। तब वे बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। बाद में एक लड़का निरुपम से, तो ठीक है, बात सुनो, मैं 3 बॉल डालूंगा। अगर तुमने एक बॉल को भी छक्का मारा तो तुम जीत गए। 3 बॉल से ज्यादा नहीं डालूंगा, शर्त 50 की है। ठीक है, मेरे पास 50,000 है, ले लो। कहकर 500 रुपए का एक बंडल उसके हाथ में थमा दिया। वो लड़का पैसे देखकर डर गया और, क्या तुम हमें जेल भेजोगे? तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। मैंने 50 रुपए की बात की थी, 50,000 की नहीं। अगर हम जीत गए तो हमें पैसे नहीं, तुम अपना बैट दे दो, काफी है। बाद में उस लड़के ने बॉलिंग किया। निरुपम ने पहले ही गेंद को छक्का मारा। सब हैरान हो गए। फिर दूसरी गेंद और तीसरी गेंद को भी छक्का मारा। तब वो लड़का परेशान होकर, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। हम लोगों ने इसे पानी पूरी खाने के लिए बचा कर रखा था, पैसे लेकर जाओ। अब फिर दोबारा हमारे साथ खेलने कभी ना आना। देखो, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा बैट चाहिए तो रख लो, ये पैसे भी रख लो। मैं तो तुम लोगों के साथ दोस्ती करने आया था, बस।
हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हमारे माँ बाप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री को तुम्हारे पिताजी ने बंद करा दिया और तुमने हमसे पैसे जीत लिए। हमने सोचा कि तुम कार में घूमते रहते हो तो तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता, इसलिए तुम्हारे साथ शर्त रखा था, हमें तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। ये क्या, मेरे पिताजी कभी किसी को नौकरी से नहीं निकालते, ये उनका पॉलिसी है। ये सब वो मैनेजर भिक्षु का काम होगा। मैं इस समस्या को सुलझाने के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है, बाय। कह के वहाँ से चला गया। निरुपम विठल प्रसाद के ऑफिस गया ये बात जानने के लिए। वहाँ ऑफिस के बाहर मैनेजर भिक्षु को कहीं जाते हुए देखा। निरुपम भिक्षु का पीछा करने लगा। भिक्षु किसी व्यक्ति से मिला। हमारा प्लान बिल्कुल बढ़िया वर्कआउट हुआ है। मैंने कहा कि फैक्ट्री में नुकसान हुआ तो विठल प्रसाद ने यकीन कर लिया। मैंने सबको नौकरी से निकाल दिया। तो शुरू में वो मान नहीं रहा था, फिर मैंने उसे बहला फुसला के मनवा लिया। याद रहे तुम बेनामी हो, पहले तुम वो फैक्ट्री खरीद लो, बाद में मेरे नाम कर देना। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रहे मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ये सब बातें निरुपम ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। जब विठल प्रसाद घर लौटा तो निरुपम ने उसे सब कुछ बताया और अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया। तब विठल प्रसाद ने निरुपम की प्रशंसा की। तुम्हारे दोस्तों के वजह से अपने फैक्ट्री में हो रहे गोलमाल के बारे में पता चला। मुझे बहुत खुशी है बेटे। तुम अपने दोस्तों को अपने घर बुलाओ खाने पर, मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा। अगले दिन निरुपम बस्ती में खेल रहे बच्चों के पास गया। निरुपम को देखते ही बस्ती के बच्चे सारे उसके पास आए। हाय, मेरा नाम बबलू है, ये चिंटू है, वो लिली और ये टिंकू। कहकर सबका परिचय कराया। बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारे पिताजी ने फैक्ट्री में काम करने वाले सबको फैक्ट्री में हिस्सा दिया है। निरुपम ने सबको अपने घर खाने पर बुलाया। बस्ती के सारे बच्चे विठल प्रसाद के घर गए। निरुपम सबको अपने बेडरूम ले गया। निरुपम के कमरे में पड़े हुए खिलौनों को देखकर सब हैरान हो गए। वे सब खुश होकर उन खिलौनों के साथ खेलने लगे। जब वे घर लौट रहे थे तब विठल प्रसाद जिसे जो खिलौना पसंद हो वो उसे ले जा सकता है। सब बच्चे कार के खिलौने और बाइक के खिलौने खुशी खुशी घर लेकर चले गए। बाद में विठल प्रसाद शशि से, आज अपना निरुपम दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है, उसे सच्चे दोस्त मिले हैं।